नमस्कार, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं युवान की इंग्लिश वीडियो क्लासेस में, जिसका मेन जो नाम है इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी। दोस्तों, मैं पहले आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं मान सिंह शेखावत राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं। मेरी पूरी शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा जिसे कहना चाहिए, अपने गांव में हुई। और अब मैं आपसे कुछ अपने अनुभव बांटना चाहता हूं कि जब मैं अपने गांव से शहर में आया और जब मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ी और मैं अन्य इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हुए विद्यार्थियों के संपर्क में आया, तो मुझे लगा कि मुझे अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, छोटे से गांव से हूं। तो जो अनुभव मुझे इस अंग्रेजी भाषा को सीखने में हुए, वे सारे अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं आप लोगों से वे अनुभव बांटना चाहता हूं। देखिए, वर्तमान समय में जो इंटरनेट का जमाना हम कह सकते हैं, इंटरनेट युग जो अभी चल रहा है, यह पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के तहत एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ऐसे में अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना हम मिडिल क्लास फैमिलीज के विद्यार्थियों के लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार, उन लोगों के लिए केवल अच्छा रोजगार पाने में सहायक नहीं है, बल्कि हम किसी भी क्षेत्र में अगर कोई किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, या पूरे दुनिया में जो ज्ञान है, अगर और ज्यादा ज्ञान हम हासिल करना चाहते हैं, तो हमको ऐसी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए जिसमें हर देश का, हर दुनिया का, वहां का डेवलपमेंट के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में, वहां के नॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है। और ये सारी चीजें को इकट्ठा करने वाली एक भाषा है, वह है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस अंग्रेजी भाषा पर आपका अच्छा नियंत्रण हो, आपको अच्छा बोल पाए, आप अच्छा तरीके से समझ पाए, अच्छी तरीके से लिख पाए, और जो भी लिटरेचर इस भाषा में अवेलेबल है, हम उस लिटरेचर को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा पाए। साथ ही ध्यान दें, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह भाषा केवल अपने खुद के ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हम अगर इस भाषा में पारंगत हैं, अगर हमें इस भाषा का अच्छा ज्ञान है, तो हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश की अच्छाई विदेशों में जाकर भी बता सकते हैं। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में धर्मसभा में भाषण देने गए थे, तो आपको याद होगा कि स्वामी जी ने अंग्रेजी में ही वह भाषण दिया था। भारतीय संस्कृति का परचम फहराने वाले ये योद्धा सन्यासी अंग्रेजी का इतना अच्छा ज्ञान रखते थे कि जब उन्होंने वहां पर यह भाषण दिया, तो दुनिया के सारे लोग भारतीय ज्ञान के बारे में और उनके व्यक्तित्व और उनकी जो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता थी, उन सबके बारे में उन सबों को पता चला। और वह भी स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया था, वह अंग्रेजी भाषा में ही था। तो मैं आप सबों को निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, या दुनिया के किसी भी देश से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, तो एक लिंक लैंग्वेज के रूप में, लोगों को जोड़ने के रूप में अंग्रेजी भाषा एक मुख्य भूमिका निभाती है। अब हम लोग इस महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं कि किस तरीके से हम अच्छी अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने इस श्रृंखला का नाम लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी। और आज का जो अपना ये जो पहला लेसन है, जो इंट्रोडक्टरी लेसन है, उसमें मैंने कहा है हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, कि किस तरीके से हम आत्मविश्वास के साथ प्रभावशाली अंग्रेजी बोल सकते हैं और सही अंग्रेजी लिख सकते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हम आज की इस कक्षा में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आप लोग उन सभी पहलुओं का, उन सभी तथ्यों का रोजाना अपनी डे टू डे लाइफ में पालन करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी अच्छा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा तथ्य मैं आपको पहले बताऊं कि आप सब लोग 12th तक अंग्रेजी भाषा पढ़ चुके हैं। सबने पढ़ा है? यानी 12th तक हर विद्यार्थी जो एजुकेशन लेता है, पढ़ता है, तो 12th तक कंपलसरी हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी होती है। और उस 12th तक आपने सारे टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बाकी जो ग्रामर के अन्य पहलू हैं, वो आप
पहले से जानकारी इन चीजों की रखते हैं। फिर भी क्या कारण है कि 12th तक अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद अधिकांश विद्यार्थी, विशेषकर जो हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, सही अंग्रेजी लिख नहीं पाते हैं। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में वे सम्मिलित होते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास होना उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो क्या कारण है कि 12th तक पढ़ने के बावजूद हम अंग्रेजी सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं? तो हम इन सब कारणों का पहले अध्ययन करेंगे और फिर इन कारणों को हम कैसे हटा सकते हैं, जिनके कारण हम नहीं सीख पा रहे, कैसे उन कारणों का से छुटकारा हम लोग ले सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन, बहुत आधारभूत प्रश्न आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप सब लोग जो मातृभाषा आपकी है, जैसे आप लोग हिंदी मातृभाषा बोलते हैं, तो आप अपनी मातृभाषा पहले बोलना सीखे थे या लिखना सीखे थे? कम यानी बोलना पहले सीखा और लिखना कब सीखे? यस, बात का मतलब जब आप स्कूल में गए तो आपने लिखना सीखा। बहुत से लोग जो लोग कभी स्कूल नहीं गए तो बुजुर्ग होने के बावजूद नहीं लिख पाते हैं। तो देखिए, किसी भी भाषा को सीखने का जो स्वाभाविक तरीका है, जो नेचुरल वे है, वह है पहले बोलना आना और उसके बाद लिखना आना। और यही तरीका आपने अपनी मातृभाषा सीखने में किया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा में जब आपने सीखना प्रारंभ किया तो आप पहले बोलना सीखे या अंग्रेजी भाषा लिखना सीखे? लिखना और बोलना अभी सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी रहते हैं। तो देखिए, आपका जो अंग्रेजी सीखने का जो तरीका हुआ वह उस स्वाभाविक तरीका जो भाषा को सीखना का है उसके अगेंस्ट में हो गया। यानी किसी भी भाषा को सीखने का नेचुरल वे या स्वाभाविक तरीका है पहले बोलना आना, उसके बाद लिखना आना। अंग्रेजी भाषा में यह तरीका हमारा उल्टा हो जाता है। हम अंग्रेजी भाषा पहले लिखना सीखते हैं, ABCDEFGHI, फिर एक एक शब्द का मीनिंग रटना सीख जाते हैं, उस शब्द की स्पेलिंग रटते रहते हैं और उसके बाद हम उसे बोलने सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो अंग्रेजी भाषा का सीखने का तरीका है वह गलत है। अगर हम थोड़ा सा इसे सही तरीका अपनाएं, थोड़ा सीखने का रास्ता सही करें, तो निश्चित रूप से हम अंग्रेजी भी स्वाभाविक तौर पर जिस सहज भाव से आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं उसी सहज भाव से आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। चूंकि तरीका गलत सीख चुके हैं कि पहले आप लिखना सीखे, जबकि बोलना सीखना भाषा को सीखने का स्वाभाविक तरीका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान दें, चूंकि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, जो आपकी फर्स्ट जो लैंग्वेज है वह है मातृभाषा हिंदी। अंग्रेजी अब हम लोगों के लिए एक सेकंड लैंग्वेज है। चूंकि हम शुरुआत से जन्म से हिंदी केवल सुनकर सीखें, किसी ने जानबूझकर नहीं सिखाया। आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को जिस भाषा में आपने बात करते हुए सुना, आप वही भाषा बोलना सीख गए। आपने हिंदी बोलते हुए सुना अपने परिवार के सदस्यों को, तो आप हिंदी बोलना सीख गए। अब ये अंग्रेजी हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज बन गई। तो हमारी जो ओरिजिनल थिंकिंग है वह हिंदी में बन चुकी है। तो दूसरा जो कारण है कि हम पहले हिंदी में सोचते हैं और उसके बाद उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। यह अनुवाद से अंग्रेजी सीखने का तरीका भी सही नहीं है। और यही नहीं, हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में यह सिखा दिया जाता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में तातेती है या रहा हूं, रहे हैं, रही हैं, या चुका हूं, चुके हैं, चुकी हैं, तो कौन सा टेंस होता है? तो एक तो हमारा पहले से ही हिंदी में सोच बन चुका है। दूसरा, हमें हिंदी के वाक्यों की पहचान करके और उसका टेंस पहचानना सिखा दिया जाता है। तो हम पहले हिंदी में सोचते हैं और सेंटेंस के अंत में देखते हैं कि तातेती है या गागेगी है या चुका चुकी है या थातेती है या रहा रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं अब आपको यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अगर आप अंग्रेजी
बिना किसी झिझक के बोलना सीखना चाहते हैं तो ये ट्रांसलेशन मेथड, ये जो अनुवाद पद्धति है, इसका सारा हमें छोड़ना पड़ेगा। आप कैसे बोल सकते हैं अंग्रेजी धारा प्रवाह, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। जब आप सब लोग अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं या कुछ बोलते हैं तो आपके विचार सबसे पहले किस में आते हैं? अपनी मातृभाषा में आते हैं। जबकि हिंदी अगर हम बोलते हैं तो पहले अंग्रेजी में सोचते हैं, उसके बाद उसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। आपको यह ट्रांसलेट करना नहीं है। अब आपके विचार सीधे तौर पे आपके दिमाग में अंग्रेजी में ही आना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर आपके विचार, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज अगर सभी सीधे तौर पे अंग्रेजी में आना शुरू हो जाएंगे तो आप उसे तुरंत रूप से बिना झिझक के बहुत सहज भाव से आप बोल देंगे। पर अगर हिंदी में सोचकर अंग्रेजी करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा और ट्रांसलेट करेंगे तो कभी कभी ट्रांसलेशन मेथड से आपके अंग्रेजी में बनाए हुए सेंटेंस गलत भी हो जाते हैं। अब आप अपनी मातृभाषा क्योंकि सुन सुनकर सीखे थे, तो अंग्रेजी में अब आपको क्या करना है? निश्चित रूप से जो आपने अपनी मातृभाषा सीखने के लिए जो किया बचपन में, कोई आपने जानबूझ के या ये मान के चलिए बचपन में आपको आपकी मातृभाषा सिखाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। आप बहुत सहज भाव से दूसरों के द्वारा बोले हुए सेंटेंसेस, दूसरों के द्वारा बोले हुए वर्ड ग्रुप्स सुनते रहते थे और केवल सुन सुनकर बोलना सीख गए। तो अब अंग्रेजी सीखना भी कोई जोर जबरदस्ती का प्रश्न नहीं है। अगर आप जो बचपन में आपने जो तरीका अपनाया वही तरीका अब आप अपनाएं, लेकिन चूंकि अभी आपके लिए सेकंड लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा इंग्लिश की बेसिक नॉलेज, ग्रामर की बेसिक नॉलेज, वर्ड्स की बेसिक नॉलेज अभी से होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अंग्रेजी में बातचीत करते हुए सुने। आप इंग्लिश जो न्यूज चैनल्स हैं, आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स पर रोजाना 1 घंटे 2 घंटे आप इंग्लिश न्यूज चैनल से न्यूज सुने। न्यूज चैनल पर जो डिबेट्स होती हैं जिसमें अलग अलग फील्ड के एमिनेंट पर्सनैलिटीज उस टॉपिक पर जो डिस्कशन किया जाता है अंग्रेजी भाषा में, उसे आप सुने। साथ में आप रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ें। अब पढ़ने के लिए मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा कि आप शुरुआत में आसान अंग्रेजी की कुछ कहानियों की बुक्स लेवें, छोटी छोटी मैगजीन्स लेवें, कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, हल्के फुल्के नॉवेल्स लें। और जब आप कोई भी कहानी पढ़ें तो पहले आप उस कहानी जो अंग्रेजी में लिखी हुई है हिंदी में उसका भाव समझने के लिए शब्द से शब्द अनुवाद करने का प्रयास न करें। केवल जो लिखा हुआ है उसका आपकी मातृभाषा में क्या भाव है, क्या अर्थ है, वह आप समझें और आप उसे सहज भाव से पढ़ें। जो शब्द आपको नहीं आता है तुरंत आप उस शब्द का मीनिंग किसी अच्छी डिक्शनरी से देखें, क्योंकि एक ही शब्द की 4, 5, 10 मीनिंग हो सकते हैं। जब एक ही शब्द अलग अलग वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य के संदर्भ के अनुसार, उस वाक्य के भाव के अनुसार, मीनिंग के अनुसार उस शब्द का अर्थ सेंटेंस में अलग अलग हो सकता है, जो हम अभी यहां डिस्कशन करेंगे। तो जो शब्द नहीं आता है तुरंत प्रभाव से आप उस शब्द का अर्थ डिक्शनरी से देखें। साथ ही उस शब्द का सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या है, वह भी डिक्शनरी से देखें। और जब शब्द आप सीखते हैं तो उस शब्द की स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिए। अधिकांश विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं स्पेलिंग्स में भी काफी गलतियां करते हैं। और यही नहीं, अगर वह शब्द कोई वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी, थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, आईएनजी फॉर्म जोड़ने पर क्या स्पेलिंग होगी, उन सब चीजों पर भी ध्यान दें। तो रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ना। और अब मैं जो अगली सलाह है वह यह है कि जो भी आप पढ़ते हैं पहली बार आप अंग्रेजी में लिखी उस कहानी, उस आर्टिकल या जो भी लेख आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझिए और उसका जो शब्द नहीं आता उसका मीनिंग देखिए। सेकंड टाइम आप उसी कहानी को बोल बोल कर पढ़िए और एक बार नहीं, एक ही कहानी को जितनी बार हो सके
2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार आप बोल बोल कर पढ़िए। क्योंकि जब आप बोलकर पढ़ते हैं तो आपके स्पीच ऑर्गन्स, टंग, टीथ, लिप्स, इवन योर वोकल सिस्टम सबके सब प्रैक्टिस में आते हैं। आप उच्चारण करते हैं तो कभी मुंह बंद होता है, खुलता है, कभी जीभ ऊपर तलवे को संपर्क में आती है, टच करती है, कभी दांतों से टकराती है। तो ये सारी प्रैक्टिस जब हम शब्दों को बोलते हैं तो आपके स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेनिंग देना है, आपको बोल बोलकर पढ़ना है, ताकि आप शब्दों का उच्चारण करना सीखें। यह अभ्यास अभी शुरुआत में आपको करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अभी तक जो आपने स्कूल्स एंड कॉलेज में पढ़ा है वो केवल आपके दिमाग ने सीखा है। आपको टेंस आते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो सब आपके दिमाग ने सीखे हैं। लेकिन बोलने का काम स्पीच ऑर्गन्स का है, इसलिए अब बोलने के लिए हमें अपने स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेन करना होगा। और शुरुआती दौर में आप कोई भी आर्टिकल, कहानी, न्यूज जब बोल कर पढ़ते हैं तो आप यूं मानकर चलिए कि आप किसी से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आप किसी को कोई खबर दे रहे हैं, आप किसी को अंग्रेजी में कोई कहानी सुना रहे हैं। और क्यों मैंने 2 बार, 3 बार, 5 बार पढ़ने की सलाह दी? यह इसलिए कि अगर पहली बार आप किसी शब्द को गलत बोलते हैं या किसी जगह पर गलत आपने पोज दे दिया, गलत जगह पर आपने ब्रेक दे दिया, तो सेकंड टाइम आप वह गलती न दोहराएं और अच्छा बोल पाएंगे। फिफ्थ टाइम आप और अच्छा बोल पाएंगे। इसके पीछे सीधा सा लॉजिक यह है, आप याद करें, जब आप पहली क्लास में पढ़ते थे, दूसरी क्लास में पढ़ते थे, तो हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आपने क्या तरीका अपनाया था? हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आपके टीचर एक पेज पर एक लाइन लिखकर दे देते थे और आप उसी लाइन को पूरे पेज पर, अगर 15 लाइन है तो 15 बार, और अगर 20 लाइन है तो 20 बार उसी एक ही सेंटेंस को बार बार लिखते थे। इसके पीछे तर्क यह था, इसके पीछे लॉजिक यह था कि जब पहली बार कोई सेंटेंस लिखते थे और जब आप उसी सेंटेंस को तीसरी बार लिखते हैं तो तीसरी बार लिखा हुआ सेंटेंस पहली बार लिखे हुए सेंटेंस से ज्यादा सुंदर होता था। 5वीं बार लिखे हुए शब्दों के जो लेटर्स हैं वो और ज्यादा सुंदर हो जाते थे, और लास्ट में जाते हुए जो लेटर्स आप लिखते थे, जो वर्ड्स आप लिखते थे, वह पहले दूसरे सेंटेंस की तुलना में और ज्यादा सुंदर हो जाते थे। तो ग्रेजुअली आप अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करते चले गए थे। वही तरीका आप यहां पर अपनाइए कि एक ही कहानी को, एक ही न्यूज को, किसी भी अखबार के एक ही आर्टिकल को आप 2 बार, 3 बार, 5 बार बोल कर पढ़िए और सही उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। तो जो तरीका मातृभाषा सीखने में अनजाने में बच्चा अपनाता है कि सुनना और सुनकर उसे बोलने का प्रयास करना, वही तरीका आपको अपनाना है। ये अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपको शब्दों का ज्ञान नहीं होगा। अगर बोलकर नहीं पढ़ेंगे तो आपके स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आप जितनी बार हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप पढ़ें, स्पेलिंग देखें, मीनिंग समझें और फिर उसे बोलने का प्रयास करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आता है कि अंग्रेजी भाषा अच्छी तरीके से समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए एवरेज कितने वर्ड्स का ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए? मैं आपको इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 16 साल तक ब्रिटेन में पढ़ा है, जहां की यह नेटिव लैंग्वेज है, तो वह सामान्य बोलचाल में जीवन भर 5000 शब्दों का प्रयोग करता है। कितने शब्दों का? 5000 शब्दों का। तो जरा सोचिए कि एक अंग्रेज जिसकी यह मातृभाषा है, जिसकी नेटिव लैंग्वेज है, वह व्यक्ति जीवन भर हर परिस्थितियों में 5000 शब्दों की सहायता से अंग्रेजी बोलता रहता है। तो हम लोगों को कितने शब्द चाहिए? नेचुरली अगर हमें 5000 शब्द आते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मैं मानता हूं कि आप कोई भी डिक्शनरी अगर देखें तो जनरली उन डिक्शनरीज की जो डिफाइनिंग वोकैबुलरी जो होती है, यानी एक डिक्शनरी को लिखने में जनरली जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है अधिकांश में, उनमें केवल 3000 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जरा सोचिए कि पूरी डिक्शनरी केवल 3000 शब्दों की सहायता से लिख दी गई है, और ये 3000 शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों के बोलचाल के, जीवन भर के बोलचाल के काम में आने वाले शब्दों का 90% हिस्सा पूरा कर देते हैं। तो अगर आपको 3000 शब्द जो कोर वोकैबुलरी कहना चाहिए, जो बेसिक वोकैबुलरी कहना चाहिए, अगर इन 3000 शब्दों की कंप्लीट मास्टरी है, टोटल मास्टरी अगर आपको है, तो आप बहुत अच्छे अंग्रेजी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको लगभग 2000 थोड़ा इंटर या कहना चाहिए एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स और सीखने होंगे, ताकि आप सारी परिस्थितियों में, सारी सिचुएशन में, सभी विषयों पर आराम से बातचीत कर सके। तो इस तरीके से केवल 3 से 5000 शब्द, अगर आपको उन शब्दों की कंप्लीट मास्टरी है, अगर टोटल आपको उन शब्दों पर कमांड है, तो निश्चित रूप से आप अच्छा बोलना सीख सकते हैं। लेकिन मैं अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह आपको और दूंगा कि देखिए, आपने अपनी मातृभाषा एक एक या अलग अलग शब्दों में नहीं सीखी है, इंडिविजुअल वर्ड्स में नहीं सीखी है। आप अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के द्वारा बोले गए सेंटेंसेस या वर्ड ग्रुप्स सुनते थे, और आप सेंटेंसेस में बोलना सीख गए थे। आपने जो शब्द समूह सुने, जो वर्ड ग्रुप सुने, उन्हीं से बोलना सीख गए थे। अंग्रेजी में हम लोग चूंकि एक एक शब्द का मीनिंग सीखते हैं, हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, तो हमें उन शब्दों से बनने वाले मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स की जानकारी नहीं हो पाती है। और मैंने आपसे अभी भी कहा कि अकेले शब्द का जनरली पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। वह शब्द जैसे दूसरे शब्दों से जुड़ता है, तो उस शब्द के मीनिंग अलग हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा पहले, फिर डिटेल में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। एक छोटा सा शब्द है पुअर, POOR, पुअर। क्या मीनिंग आप सीखते हैं? गरीब। ये बेसिक मीनिंग हम स्कूल्स कॉलेज में सीखते हैं। लेकिन मैंने कहा पुअर फार्मर, तो नो डाउट इसका मीनिंग गरीब किसान हम कह सकते हैं। पर जैसे हम लोग कहते हैं पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम, पुअर हेल्थ ऑफ द पीपल, पुअर रिजल्ट ऑफ द कॉलेज, पुअर अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, पुअर डाइट इन मील्स, तो जैसे मैंने पुअर का प्रयोग किसी दूसरे नाउन के पहले किया, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर अटेंडेंस, पुअर डाइट, पुअर हेल्थ, पुअर रिजल्ट, पुअर एजुकेशन, तो अब यहां पर इनमें कहीं पर भी पुअर का मीनिंग गरीब नहीं है। कहीं ना कहीं पुअर का मतलब कम या खराब का अर्थ निकलता है। जबकि हम ये बेसिक मीनिंग सीख चुके हैं पुअर यानी गरीब। तो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि अकेला शब्द सामान्यतया पूरा अर्थ नहीं देता है। जैसे ही एक शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है, तो उस संदर्भ में उस शब्द का मीनिंग अलग हो सकता है। तो किस तरीके से शब्दों का मीनिंग बदलता है, किन चीजों पर हम उसका पूरा ध्यान देकर शब्दों के जो बनने वाले मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स हैं, उनकी जानकारी कैसे मिले, तो ये स्पष्ट है कि आप या मैंने अपनी मातृभाषा इंडिविजुअल वर्ड्स में नहीं सीखी है। फैमिली मेंबर्स द्वारा बोले हुए सेंटेंसेस या वर्ड ग्रुप्स हमने सीखे हैं। तो अंग्रेजी में भी हमें यही तरीका अपनाना होगा कि एक एक शब्द का मीनिंग रखने की बजाय उस शब्द के साथ जैसे दूसरे शब्द जुड़ते हैं, यानी वर्ड ग्रुप बनता है, तो ये जो मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप है, उस मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप में उस शब्द का क्या मीनिंग होता है, यह हमको सीखना है। तो अब मैं आपको जो 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए, उन पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। और वह 3 पहलू इस तरीके से हैं। तो आपके सामने मैंने 3 इंपॉर्टेंट पहलू लिखे हैं।
और पहला इंपॉर्टेंट पहलू यह है वर्ड्स। और आप सब लोगों को आज की तारीख में मैं यह मानता हूं कि 3000 वे शब्द आते हैं जो इस भाषा की बेसिक वोकैबुलरी है या कोर वोकैबुलरी है, या कहना चाहिए कि इस भाषा को सही लिखना और अच्छे से बोलने का 90% हिस्सा ये जो 3000 वर्ड से पूरा कर देते हैं, उन वर्ड्स की जानकारी आपको है। पर चूंकि वे वर्ड्स आपको इंडिविजुअल वर्ड्स में उनका मीनिंग मालूम है या आपको उनका केवल बेसिक मीनिंग मालूम है, जैसे ही वो वर्ड्स दूसरे शब्दों के साथ जुड़ेंगे तो उनका एक वर्ड ग्रुप्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वर्ड ग्रुप्स। लेकिन ये वर्ड ग्रुप्स स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, या ऐसा वर्ड ग्रुप होना चाहिए जो पूरी तरीके से कुछ मीनिंग देता हो, कुछ अर्थ देता हो, कुछ भाव बताता हो। और ग्रामर में इस प्रकार के मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स को कॉलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोकेशन कहते हैं। यह कॉलोकेशन अलग अलग शब्दों से जुड़कर बनते हैं, जिनका हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे, और आपको निश्चित रूप से उनकी अच्छी जानकारी होना ही चाहिए। सेकंड मैंने कहा है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको इन अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण मालूम होना चाहिए। मैंने यह अनुभव किया है कि हम हिंदी भाषी लोग जैसा दूसरे लोगों को अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण करते हुए देखते और हम उन्हें सुनते हैं, तो हम वैसा ही उच्चारण उन्हें सुनकर करना शुरू कर देते हैं। यानी हमने अंग्रेजी शब्द जो हमें आते हैं उनका अधिकांश का उच्चारण दूसरे व्यक्तियों से सुन सुनकर सीखा है। और मैंने यह अनुभव किया है कि ऐसे सुने सुनाए अधिकांश उच्चारण गलत होते हैं। या दूसरा तरीका, वर्तमान समय में हिंदी के अखबारों में भी अंग्रेजी के शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, और मैंने ये नोटिस किया है, ये देखा है कि हिंदी के अखबारों में लिखे गए अंग्रेजी शब्दों का अधिकांश शब्दों का उच्चारण वे लोग गलत लिखते हैं। और क्योंकि हम पढ़ते हैं अखबार में तो वैसा उच्चारण करना सीख जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको यह सलाह दूंगा, और मैं आपको यहां पर उसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवाऊंगा, उपलब्ध करवाऊंगा। आपको एक पुस्तक दूंगा जिसमें बोलचाल में प्रयोग होने वाले जो अधिकांशतः प्रयोग में होते हैं ये 6000 शब्दों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उस बुक में दिया हुआ है। तो आप सब लोग अब सुने सुनाए उच्चारण या गलत बोलने की बजाय आप खुद उन उच्चारण, सही जो उच्चारण है उन्हें देखें और बोलने का अभ्यास करें। तो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू या अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए है वह यह है कि हमें शब्दों का सही उच्चारण मालूम होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की नॉलेज। क्योंकि अंग्रेजी हमारे लिए अब सेकंड लैंग्वेज है, तो निश्चित रूप से मैं आपको यह कहूंगा कि हमें इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज होना अब बहुत जरूरी है। मैं एक महत्वपूर्ण बात जो आजकल मैं देखता हूं, कई बार बहुत से विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, बहुत से विज्ञापन अखबारों में ये आते हैं कि 90 घंटे में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं या इसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि 90 घंटे में हमें बेसिक नॉलेज तो हो सकती है, लेकिन फर्राटेदार बोलना सीख जाएं, यह जब तक संभव नहीं है जब तक कि आप खुद घर पर जाकर प्रयास नहीं करेंगे। तो 90 घंटे का यह भ्रामक प्रचार में नहीं आए कि आप 90 घंटे में फर्राटेदार बोलना सीख जाएंगे। यह केवल एक विज्ञापन है। और कुछ इंस्टीट्यूट तो यह भी प्रचार करते हैं कि हम बिना व्याकरण के, बिना इंग्लिश ग्रामर के आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। और वो ये कहते हैं कि आप तो बस अंग्रेजी बोलो, चाहे गलत बोले चाहे सही बोले, बस बोलते रहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप जो बोलना सीखें, सही तरीके से बोलना सीखें। और बिना बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर हम लोग अंग्रेजी अच्छी तरीके से लिखना बोलना नहीं सीख सकते। तो हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, एक सामान्य तथ्य बताना चाहूंगा
कि बचपन से ही जब आप लोग अपनी मातृभाषा सीखते हैं तो नो डाउट उस मातृभाषा को सीखने के प्रोसेस में हमसे अनेक बार गलतियां होती हैं। शब्द का उच्चारण भी वो बच्चा गलत करता है। कई बार 3-4-5 साल का बच्चा सेंटेंस बोलने में भी गलती कर देता है, तो परिवार के सदस्य उसे ठीक कर देते हैं। और देखिए कि 5 साल का बच्चा भी अपनी मातृभाषा में हर परिस्थितियों में अपनी हर अभिव्यक्ति अच्छे से बता देता है। क्या कारण है कि 5 साल का बच्चा जिसे बहुत ज्यादा शब्द नहीं आते हैं, मुश्किल से 5 साल के बच्चे को 2000-3000 अपनी मातृभाषा के शब्द आते होंगे, पर इसके बावजूद बिना किसी झिझक के अपनी हर अभिव्यक्ति वो अपनी मातृभाषा में 5 साल का बच्चा बोल देता है, और वह भी बड़े आत्मविश्वास के साथ और पूरे भावपूर्ण तरीके से। उतने शब्द आप लोगों को आज भी अंग्रेजी के आते हैं 3000, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। कारण यह है कि वह 5 साल का बच्चा उन 2000-3000 शब्दों को सेंटेंसेस में बोलना सीखा है, और हमने अंग्रेजी के उन शब्दों का एक एक मीनिंग सीखा है। अब हमें उन शब्दों की टोटल मास्टरी लेनी होगी, उन टोटल मास्टरी करनी होगी। तो ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना इसलिए आवश्यक है कि ताकि आप सही अंग्रेजी लिख सकें और सही तरीके से उसे बोल सकें। तो क्या है बेसिक ग्रामर? मैं आपको बस इतना ही बता दूं कि बचपन में हिंदी में भी आपने ये बेसिक हिंदी की व्याकरण भी सीखी है। जानबूझ के कोई क्लास नहीं, पर अनजाने में या सवतई या पेरेंट्स के द्वारा समय समय पर आपको सही हिंदी बोलने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। वही मार्गदर्शन एक तरीके से हिंदी की व्याकरण था। छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप यहां से बाहर जाते हैं और एक 5 साल का छोटा बच्चा आता है और आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता है कि भैया या दीदी दशहरा कब आती है? तो क्या जवाब देंगे? दशहरा कब आती है? तो आप तुरंत समय नहीं बताएंगे, उस 5 साल के बच्चे की व्याकरण सही करेंगे कि दशहरा आती नहीं, दशहरा आता है। ऐसी गलतियां आपने भी की हैं, मैंने भी की हैं, पेरेंट्स ने उसे सुधारा। तो आपने उस बच्चे को सुधार दिया कि दशहरा आती नहीं, दशहरा आता है। अब वही 5 साल का बच्चा भाषा के व्याकरण का ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो तुरंत अगला क्वेश्चन पूछता है कि या फिर दिवाली कब आता है? तो आप क्या जवाब देंगे? कब आता दिवाली? तो आप फिर समय नहीं बताएंगे और आप उस बच्चे की व्याकरण सही करेंगे कि दिवाली आता नहीं, दिवाली आती है। आता तो दिवाला है। तो उस बच्चे की व्याकरण आपने सुधार दी। ठीक ऐसे ही बचपन में जब कभी भी आपने गलती की है हिंदी वाक्यों को बोलने में, तो परिवार के किसी सदस्य ने आपको उसे सुधारा है। यही व्याकरण है। तो बस इतनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर हमको सीखनी होगी ताकि हम आराम से उसे बोल सकें और सीख सकें। तो अब जो हमें अच्छी अंग्रेजी लिखने और बोलने के लिए 3 से 5000 शब्द चाहिए, उन शब्दों की कंप्लीट मास्टरी, उन शब्दों को दूसरे शब्दों से जोड़कर मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स बनाना, यानी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलोकेशन क्या होता है, यह मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ध्यान दें, कॉलोकेशन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसको लेकर बताऊंगा कि क्या होता है वर्ड ग्रुप्स या मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स, कॉलोकेशंस क्या होते हैं। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग शब्दों का अलग अलग जो कैटेगरी है वह आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम आगे भी सीखेंगे कि अलग अलग तरीके के वर्ड्स होते हैं। उन शब्दों के काम के अनुसार हम उन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर कोई सब्जेक्ट, कोई नाउन, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है तो वह नाउन होता है। अगर कोई भी सब्जेक्ट जब कोई कार्य करता है तो वह एक तरह से वर्ब यानी एक्शन वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होते हैं और साथ में ही सेंटेंस में एक वर्ब। इसके अलावा विशेषता बताने वाले शब्द, तो देखिए जो वर्ड्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें सबसे पहले नाउन, और आप सीख चुके हैं
कि किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु, एनिमल, प्लेस के नाम को हम नाउन्स कहते हैं। नंबर 2, नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जब हम लोग कोई कार्य करते हैं या हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाता है या कोई कार्य होता है या हमारे बारे में कुछ बताया जाता है तो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जो चौथी कैटेगरी के वर्ड्स हैं वे होते हैं वर्ब। कोई काम कहां होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, या एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। देन प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 मेजर कैटेगरी हैं वर्ड्स की। इन 8 कैटेगरी के शब्द ही आपस में जुड़कर मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स बनाते हैं। क्या क्या होते हैं ये वर्ड ग्रुप, वे मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, कोई भी नाउन ले लीजिए आप, संज्ञा जिसे हम लोग कहते हैं। जब आप बोलचाल में या लिखने में किसी भी नाउन का प्रयोग करते हैं, यह नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, तो इस नाउन के पहले कोई ना कोई क्रिया का प्रयोग करते हैं, किसी न किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं, या इस नाउन की विशेषता बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो पहला हम लोग सीखेंगे कि किसी नाउन के पहले कितने तरीके के वर्ब प्रयोग किए जा सकते हैं। तो मैं एक बहुत कॉमन नाउन पहले लेना चाहता हूं और वह नाउन हिंदी में है चुनौती यानी ललकार, अंग्रेजी में चैलेंज। क्या है? चैलेंज। यानी नाउन के पहले कौन कौन सी वर्ब लग सकती है वे चीज हम लोग सीखेंगे। यानी यहां पर एक हमने उदाहरण के तौर पर चुनौती हिंदी में जो शब्द है, अंग्रेजी में चैलेंज मैंने यहां पे लिया है, और ये मान के चलिए जब आप चुनौती शब्द का लिखने में या बोलने में प्रयोग करते हैं तो हिंदी में भी इसके पहले किसी न किसी क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे चुनौती देना, चुनौती का सामना करना, चुनौती का सामना करने के लिए उठ खड़े होना, चुनौती पैदा करना। तो इस तरीके से चुनौती के पहले किसी न किसी क्रिया का प्रयोग आपने हिंदी में भी किया है, स्वीकार करना, चुनौती देना। ठीक ऐसे ही अंग्रेजी में भी इस चैलेंज शब्द के पहले अलग अलग वर्ब प्रयोग होंगी। इसलिए वर्ब और नाउन या नाउन के पहले ये वर्ब मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड ग्रुप्स बोलकर बताना चाहता हूं, फिर कुछ मैं यहां पर लिखकर बताना चाहूंगा। कि मान लीजिए चैलेंज अगर सिंगुलर है तो हम कह सकते हैं यहां पर फेस ए चैलेंज, मीट ए चैलेंज, एक्सेप्ट ए चैलेंज, इश्यू ए चैलेंज, टेक अप ए चैलेंज, टेक ऑन ए चैलेंज, थ्रो डाउन ए चैलेंज, इंजॉय ए चैलेंज, लव ए चैलेंज, relish a challenge, pose a challenge, mount a challenge, rise to a challenge, tackle a challenge, overcome a challenge, beat off a challenge, fight off a challenge, present a challenge, और अन्य भी बन सकते हैं। यानी आपने चैलेंज के पहले वर्ब लगाया, आपको पहले से ही आपके दिमाग में एक रेडीमेड वर्ड ग्रुप्स होना चाहिए कि अंग्रेजी में चैलेंज शब्द अगर प्रयोग करना है नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसके पहले कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगा। और ये वर्ब हर कोई वर्ब नहीं लगा सकते हैं आप लोग, चाहे जो वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब वही लगेगी जिससे मिलकर एक स्वाभाविक शब्द समूह बने, नेचुरल वर्ड ग्रुप बने। अब इनके क्या क्या हिंदी में मीनिंग है? जैसे आप कहते हैं फेस ए चैलेंज तो चुनौती का सामना करना, मीट ए चैलेंज फिर वही मीनिंग है, एक्सेप्ट ए चैलेंज तो चुनौती स्वीकार करना, इश्यू ए चैलेंज मींस टू गिव ए चैलेंज चुनौती देना, टेक ऑन ए चैलेंज या टेक अप ए चैलेंज तो वही चुनौती स्वीकार करना, ले लेना चुनौती, थ्रो डाउन ए चैलेंज किसी को चुनौती दे डालना, इंजॉय ए चैलेंज चुनौती का आनंद उठाना, लव ए चैलेंज चुनौती को प्यार करना, प्रेम करना, रेलिश ए चैलेंज तो रेलिश का मतलब भी होता है इंजॉय करना, आनंद उठाना, तो रेलिश ए चैलेंज चुनौती का आनंद उठाना,
पोज ए चैलेंज, चुनौती खड़ी करना, राइज टू ए चैलेंज, चुनौती का सामना करने के लिए उठ खड़े होना, माउंट ए चैलेंज, तो चुनौती बढ़ते जाना, टेकल ए चैलेंज, तो चुनौती को टेकल करना, संभालना, उसको ओवरकम ए चैलेंज, तो चुनौती पे पार पाना, बीट ऑफ या फाइट ऑफ ए चैलेंज, तो चुनौती का सामना करके उससे हटा देना, चुनौती को खत्म कर देना, चुनौती को समाप्त करना। इस तरीके से ये एक मीनिंगफुल कॉलोकेशन बनते हैं। और इस कॉलोकेशन के लिए जो युवान की एक पुस्तक है वर्ब, और यह पुस्तक है एक्टिव फ्लुएंसी वर्ब्स। इस वर्ब की बुक में जब अगर आप चैलेंज शब्द जाकर देखेंगे तो जो शब्द मैंने अभी अभी आपको यहां पर ये वर्ब बोले हैं वे सारे वर्ड ग्रुप्स आपको इस बुक में मिलेंगे। यह बुक आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यह कहना चाहिए कि सबसे बड़ा योगदान देने वाली पुस्तक है, क्योंकि लगभग ऐसे 1500 वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, जो हम लोग सामान्यतया लिखने में, बोलने में या दूसरे द्वारा बोले हुए लिखी हुई चीजों के लेख में या दिए गए भाषण में हमें वो वर्ड सुनने को मिलती हैं, वो सारी वर्ड उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उनकी अलग अलग फॉर्म्स टाइम के अकॉर्डिंग, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और साथ में उन सभी शब्दों का हिंदी और अंग्रेजी में मीनिंग और उन शब्द से बनने वाले सारे कॉलोकेशन यानी मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स कि उन वर्ड के बाद सामान्यतया कौन कौन से ऑब्जेक्ट लगते हैं। तो यहां पर हमने एक चैलेंज एक ऑब्जेक्ट के रूप में लिया और इसके पहले जिन वर्ड्स का प्रयोग होता है वे सारी वर्ड्स मैंने यहां पर आपको अभी बोलकर बताया। अब मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर नाउन है तो उस नाउन के पहले आप लोग एडजेक्टिव लगाकर उस नाउन की विशेषता बता सकते हैं, यानी वे नाउन कितने तरीके के हैं, क्या उनकी अच्छाई है, क्या उनकी बुराई है, यानी उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले जो शब्द हैं जिन्हें हिंदी में विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करना। तो सेकंड जो मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स की जो कैटेगरी है वे हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। और अब मैं चैलेंज जो नाउन है यही लेना चाहूंगा, और चैलेंज के पहले आप चैलेंज कितने तरीके के हैं उनकी चैलेंज की विशेषता बताने के लिए आप कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव? एडजेक्टिव वही लगाएं जिनसे इस नाउन के साथ मिलकर मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप बनता हो, और वह एडजेक्टिव कुछ मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, जैसे ए बिग चैलेंज यानी बड़ा या बड़ी चुनौती। तो यहां पर ए बिग चैलेंज, ए मेजर चैलेंज, ए रियल चैलेंज, ए ग्रेट चैलेंज, ए ह्यूज चैलेंज, ए टफ चैलेंज, ए सीरियस चैलेंज, ए न्यू चैलेंज, ए स्ट्रॉन्ग चैलेंज, एन इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ए लीडरशिप चैलेंज, और भी ट्रेमेंडस चैलेंज, और भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में या तो आप पहले किसी से इस तरीके के कॉम्बिनेशन सुन चुके हैं, या मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की सलाह दी, अंग्रेजी में कुछ मैटर पढ़ें, तो आप हो सकता है इस तरीके के वर्ड ग्रुप्स आपने पहले से पढ़े हों। तो आपके दिमाग में इस तरीके के रेडीमेड आइडिया यूनिट्स होने चाहिए। तो किस तरीके से किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करके मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स बन रहे हैं। तो यहां पर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगना, मैं एक बार दोबारा ये सारे वर्ड ग्रुप्स बोलकर बताना चाहूंगा, और वे हैं ए बिग चैलेंज, ए मेजर चैलेंज, ए रियल चैलेंज, ए ग्रेट चैलेंज, ए ह्यूज चैलेंज, ए टफ चैलेंज, ए सीरियस चैलेंज, ए न्यू चैलेंज, ए फ्रेश चैलेंज, ए स्ट्रॉन्ग चैलेंज, एन इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ए लीडरशिप चैलेंज। अब आपको दो कॉम्बिनेशन मैंने बताए, आप इनसे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की नॉलेज है। जैसे
पॉल्यूशन हैज पोज्ड ए ग्रेट चैलेंज टू द ह्यूमैनिटी। तो मैंने ऑलरेडी बताया पोज ए चैलेंज, अब मैंने कहा ए ग्रेट चैलेंज। तो पॉल्यूशन हैज पोज्ड ए ग्रेट चैलेंज टू ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तो आपके पास पहले से वर्ड ग्रुप्स थे और आप उनको बोल सकते हैं। ये सेकंड वर्ड ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि इसमें एडजेक्टिव की भी नॉलेज आपको मिलेगी और नाउन की नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। और इसके लिए आपको एक दूसरी पुस्तक एक्टिव फ्लुएंसी नाउन्स, इसमें दोनों तरीके के जो मैंने यहां पर लिखे हैं, नाउन के पहले किन वर्ब्स का प्रयोग होगा या नाउन के पहले किन एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो इसमें इस तरीके के सारे हेडवर्ड के रूप में लगभग 1500 नाउन्स दिए हुए हैं, जिनके पहले कौन कौन सी वर्ब्स लगती हैं या उन नाउन के पहले कौन कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। वे सारे नाउन्स आपको इसमें मिलेंगे। आप जितनी बार हो सके इन वर्ड ग्रुप्स को बोल बोलकर पढ़िए, ताकि आपको पहले बोलकर पढ़ने से पहले से ही आपके स्पीच ऑर्गन्स इनसे वाकिफ हो जाएंगे, या इनको बोल चुके होंगे तो अभ्यास उनको हो चुका होगा। अब मैं आ रहा हूं तीसरे तरीके के वर्ड ग्रुप्स। और मान लीजिए अभी फिलहाल ये चैलेंज हम एक नाउन के रूप में ले रहे थे, ये चैलेंज एक नाउन था, तो हमने ऑब्जेक्ट के रूप में सीखा, फिर चाहे चैलेंज सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्या नाउन लगेगा यह हमने सीखा। अब हम लोग ले रहे हैं कि कोई भी वर्ब, उन वर्ब के बाद क्या क्या ऑब्जेक्ट लग सकते हैं, ठीक। तो तीसरा वर्ड ग्रुप है, देखिए पहला वर्ड ग्रुप है कि नाउन के एक ही नाउन है, उसके पहले अलग अलग वर्ब हो सकते हैं। अब यहां पे वर्ब एक है, एक ही वर्ब के साथ अलग अलग नाउन्स हो सकते हैं। मैंने चैलेंज एक वर्ब के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्रिया के रूप में चैलेंज शब्द को लेना चाहता हूं। अब इसका मतलब चुनौती देना, तो आप किस किस चीजों को चुनौती दे सकते हैं, या इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से नाउन लग सकते हैं, यानी किसे, यानी क्या चुनौती देना। जैसे मैंने कहा चैलेंज ए क्लेम, यानी किसी ने कोई दावा किया, उस दावे को चुनौती देना, तो चैलेंज ए क्लेम। चैलेंज ए कॉन्सेप्ट, चैलेंज ए डिसीजन, चैलेंज ए लॉ, चैलेंज ए पॉलिसी, challenge a report, challenge a theory, challenge a view, challenge a will, challenge an allegation, challenge an idea, challenge the authority, challenge the leadership। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की योग्यता को भी चुनौती दे सकते हैं, जैसे challenge somebody's ability, challenge somebody's authority, challenge somebody's power, challenge somebody's rights to do something, challenge somebody's wisdom। तो इस चैलेंज के बाद अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से नाउन लगेंगे। अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उस इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कुछ एडवर्बियल्स का प्रयोग किया जा सकता है कि वह क्रिया कहां होती है, कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के जो थर्ड नंबर पर आया वर्ब, और वर्ब के बाद क्या क्या नाउन लगते हैं। तो आपको इस तरीके से वर्ब के बाद जो नाउन जुड़ते हैं, और वर्ब और नाउन को जुड़कर जो मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स बनते हैं, वही कॉलोकेशन कहलाते हैं। तो जो मैंने अभी अभी जितने तरीके के चैलेंज को एज ए वर्ब प्रयोग करके जो ऑब्जेक्ट लगाए, उनका क्या मीनिंग हो सकता है, मैं एक बार कुछ कॉलोकेशंस का मीनिंग बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा चैलेंज ए डिसीजन, तो किसी निर्णय को चुनौती देना। चैलेंज ए लॉ, कानून को चुनौती देना। चैलेंज ए पॉलिसी, किसी योजना को चुनौती देना। चैलेंज ए रिपोर्ट, तो किसी रिपोर्ट को चुनौती देना। चैलेंज ए थियरी, जो पहले से कोई सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को चुनौती देना। चैलेंज ए विल, कोई आदमी अपनी विल छोड़कर चला जाता, वसीयत जिसे कहते हैं, तो किसी की वसीयत को चुनौती दे डालना, तो चैलेंज ए विल। चैलेंज एन एलिगेशन,
किसी ने किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया तो आप उनके आरोप को चुनौती दे सकते हैं कि आप साबित करके दिखाइए। क्लियर? चैलेंज द अथॉरिटी, कोई बड़े पद पर कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ पावर है, उनको आप चैलेंज कर देते हैं, चुनौती दे देते हैं। चैलेंज द लीडरशिप, किसी के नेतृत्व को चुनौती देना। चैलेंज समबडीज एबिलिटी, किसी की योग्यता को चुनौती देना। तो इस तरीके से आपके सामने 3 तरीके के मेजर वर्ड ग्रुप्स हैं और ये तीनों तरीके के मेजर वर्ड ग्रुप्स मैं अब आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बुक नाउन्स, इनमें दिए गए नाउन जो हेड वर्ड के रूप में है, उन नाउन के पहले क्या वर्ब लगती हैं या उस नाउन के पहले क्या एडजेक्टिव लगते हैं। बोलचाल में काम आने वाले नाउन्स इसमें दिए हुए हैं, सही उच्चारण सहित, हिंदी अंग्रेजी में मीनिंग भी है, तो आप उसे पढ़ें। सेकंड मैंने कहा वर्ब, जो मैंने यहां पर मेजर कैटेगरी बताया, वर्ब प्लस नाउन। 1500 वर्ब जो फ्रीक्वेंटली हमारी डे टू डे लाइफ में बोलचाल में काम आती हैं, उन वर्ब के साथ कौन कौन से कॉमन ऑब्जेक्ट लगते हैं या एडवर्बियल्स लगते हैं, वो मैंने आपको अभी यहां पर बताया। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव, एक बुक है एडजेक्टिव, एक्टिव फ्लुएंसी एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पुअर, तो पुअर के बाद क्या क्या नाउन लगेगा, वे इस तरीके के एडजेक्टिव एक हेड वर्ड के रूप में है और उसके बाद लगने वाले नाउन्स इसमें दिए हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हम किसी भी भाषा को केवल वर्ड ग्रुप्स या सेंटेंसेस में ही प्रभावशाली तरीके से बोल पाते हैं। तो इन सब के लिए हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले अंग्रेजी भाषा के हजारों सेंटेंसेस, रेडीमेड सेंटेंसेस, वर्ड ग्रुप्स, फ्लुएंसी फ्रेजेस एंड फंक्शनल वर्ड्स के रूप में इस 4th नंबर बुक में दिए गए हैं, जो आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है। और नेक्स्ट जो पहलू हम सीखेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का, जो इस बुक में है, जो आप बार बार पढ़े और शब्दों का सही उच्चारण जाने। अब मैं आपको यहां पर एक शब्द और बताना चाहूंगा कि यह कॉलोकेशन किस तरीके से होता है। मैंने अभी चैलेंज के कॉलोकेशन बताए थे, अब मैं कॉलोकेशन बताना चाहता हूं एबिलिटी। एबिलिटी, योग्यता। एबिलिटी एक नाउन है, दक्षता, योग्यता, स्किल जिसे कहना चाहिए। इस एबिलिटी के पहले क्या क्या वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, मैं बोलकर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने और फिर जाकर पुस्तक में देखें। जैसे हैव एन एबिलिटी, एक्वायर एन एबिलिटी, डिस्प्ले एन एबिलिटी, शो एन एबिलिटी, इंप्रूव वंस एबिलिटी, डेवलप एन एबिलिटी, ट्रस्ट समबडीज एबिलिटी, इंपेयर एबिलिटी, अंडर एस्टिमेट वंस एबिलिटी। अंडर एस्टिमेट का मतलब अपनी एबिलिटी को कम आंकना, सो अंडर एस्टिमेट वंस एबिलिटी, लैक द एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने की एबिलिटी का अभाव होना, या डेमोन्स्ट्रेट एन एबिलिटी। तो देखिए किस तरीके से वर्ब लिखिए। हैव एन एबिलिटी, कोई योग्यता रखना, एक्वायर एन एबिलिटी, कोई योग्यता प्राप्त करना, डिस्प्ले या शो एन एबिलिटी, किसी योग्यता का प्रदर्शन करना, इंप्रूव वंस एबिलिटी, अपनी योग्यता को सुधारना, डेवलप एन एबिलिटी, किसी योग्यता का विकास करना या योग्यता विकसित करना, ट्रस्ट समबडीज एबिलिटी, किसी की योग्यता पर विश्वास करना, बिलीव वंस एबिलिटी, अपनी योग्यता पर विश्वास करना, अंडर एस्टिमेट वंस एबिलिटी, अपनी योग्यता को कम आंकना, इंपेयर एन एबिलिटी, तो किसी योग्यता को नुकसान पहुंचाना, कम करना, इंपेयर करना, लैक द एबिलिटी टू डू समथिंग, कोई कार्य करने की योग्यता का अभाव होना, या डेमोन्स्ट्रेट एन एबिलिटी का मतलब अगेन टू शो और डिस्प्ले एन एबिलिटी। ठीक है, अब एबिलिटी एक नाउन है तो निश्चित रूप से आप इसके पहले कोई एडजेक्टिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं केवल बोलकर बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जैसे एवरेज एबिलिटी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी, ग्रेट एबिलिटी, रिमार्केबल एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी, प्रूवन एबिलिटी, आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का एक पेपर होता सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। हाई एबिलिटी, लो एबिलिटी, मिक्स्ड एबिलिटी। तो कितने तरीके की एबिलिटी होती है, योग्यता कितने तरीके की है, वह हमको मालूम होना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको एक बहुत कॉमन वर्ब है जो बोलचाल में हम काफी प्रयोग करते हैं।
जैसे MEET मीट, आप निश्चित रूप से आप इसका मीनिंग जानते हैं। क्या बेसिक मीनिंग होता है? मिलना। नो डाउट इसका बेसिक मीनिंग मिलना है, तो हम कह सकते हैं टू मीट समबडी, किसी व्यक्ति से मिलना। और इसके अलावा आप किन किन चीज को मीट कर सकते हैं? ध्यान दें, ऊपर चैलेंज शब्द लिखा हुआ है, और मैंने चैलेंज में कोलोकेशन में कहा था टू मीट ए चैलेंज, तो चुनौती का सामना करना। तो मीट के बाद किसी व्यक्ति से ही नहीं मिलते हैं। जैसे ही नाउन बदला तो मीट के मीनिंग भी बदल गया, यानी जैसे ही इस मीट के बाद ऑब्जेक्ट बदला तो मीनिंग भी बदल गया। जैसे टू मीट ए चैलेंज, टू मीट ए कमिटमेंट, टू मीट ए कंडीशन, किसी शर्त को पूरा करना, टू मीट ए कंडीशन, टू मीट ए कॉस्ट, किसी जो कॉस्ट आती है, जो लागत मूल्य है, उसको पूरा करना, टू मीट ए क्राइसिस, टू मीट ए डेडलाइन, टू मीट ए डेट। तो इस तरीके से इनके साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट लगे हैं मीट के साथ। और यही नहीं, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं टू मीट विद एन एक्सीडेंट, टू मीट द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो इसलिए टू मीट विद एन एक्सीडेंट, इसका मतलब एक्सीडेंट होना। तो किस तरीके से देखिए अलग अलग कोलोकेशंस होते हैं। मैंने आपको चैलेंज, एबिलिटी और मीट वर्ब के कोलोकेशन बताए, और मैं मानता हूं आप निश्चित रूप से जो अपनी वोकैबुलरी की अलग अलग बुक्स हैं, आप इन्हें डिटेल में जाके पढ़ेंगे, तो जो आपको वोकैबुलरी की जरूरत है सही अंग्रेजी लिखने और प्रभावशाली अंग्रेजी बोलने के लिए, वो सारे के सारे वर्ड्स और वर्ड ग्रुप्स आपको टू द पॉइंट रेडीमेड इन सारी बुक्स में मिल जाएंगे। इनका अध्ययन करें। साथ में मैंने आपसे कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने, और ज्यादा से ज्यादा आप कुछ न कुछ लिखा हुआ मैटर पढ़ें। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बचपन में मातृभाषा का स्वाभाविक तरीका था केवल दूसरों को सुनकर और सुनकर उन शब्दों को दोहराना। अब आप ज्यादा लोगों को सुने, और जो भी आप पढ़ें आर्टिकल्स, स्टोरीज, न्यूज, तो उन्हें बोल बोल कर पढ़िए। बोलकर साइलेंटली पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि साइलेंटली आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग को तो पता चल जाएगा, पर स्पीच ऑर्गन्स को पता नहीं चलेगा। और अब हमें दिमाग और स्पीच ऑर्गन्स में फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए कि जैसे ही दिमाग सोचे और हम स्पीच ऑर्गन से उसे बोल दें। इतनी फाइन ट्यूनिंग आपके माइंड और स्पीच ऑर्गन्स में होना चाहिए। अगर आप, बहुत से लोग सोच तो लेते हैं पर स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेनिंग नहीं होती है तो बोल नहीं पाते हैं। मैंने देखा बहुत से लोग जो एमए इंग्लिश लिटरेचर से किए हुए हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बोल नहीं पाते हैं। कारण यही है कि उनके स्पीच ऑर्गन्स प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं है। उनके दिमाग और स्पीच ऑर्गन्स में एक पर्टिकुलर जो सामंजस्य होना चाहिए कि तुरंत सोचना और बोल देना, वह सामंजस्य नहीं होता है। आप खुद एक जीवन में एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और सामने से कोई भीड़ आ जाती है या तेजी से चलता हुआ ट्रक आता है और आप उस एक्सीडेंट, संभावित एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, तो एक साथ आपका दिमाग और आपके ऑर्गन्स काम करते हैं। दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है, एक पांव ब्रेक लगाता है, एक पांव मोटरसाइकिल का गियर चेंज कर देता है, एक पांव क्लच खींचता है, एक पांव स्पीड को डाउन कर देता है। अगर चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपको तुरंत प्रभाव से दिमाग इंस्ट्रक्शन देवे, सोचे और आपके ऑर्गन्स उनका पालन करें। ठीक वही आपका दिमाग अंग्रेजी भाषा में विचार लाए और तुरंत आपके स्पीच ऑर्गन उन्हें बोल दें। ऐसी एक फाइन ट्यूनिंग, एक अच्छा सामंजस्य आपके स्पीच ऑर्गन्स और दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप बिना झिझक तुरंत प्रभाव से विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, बोल सकें। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां वर्ड्स के बारे में आपको बता रहा था, फिर मैं दोहराना चाहूंगा। आप चाहे ग्रामर के रूल्स कितने ही रट लीजिए, पर अगर आपको उस भाषा के वर्ड्स नहीं आते हैं तो आप न लिख पाएंगे न बोल पाएंगे।
इसलिए कहते हैं कि वर्ड्स आर द व्हील्स ऑफ आवर थॉट्स, कि जो शब्द हैं वो हमारे विचारों के पहिए हैं जिनके सारे हम चलते हैं। आप खुद सोचिए, आपने न्यू ब्रांड कोई कार खरीदी, बहुत पावरफुल इंजन है और हर पार्ट उसका ओके है, पर जब तक उस नई गाड़ी में आप फ्यूल नहीं डालेंगे तब तक आप उसका इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी वह गाड़ी नहीं चल सकती है। तो भले पावरफुल इंजन है तो आपको ग्रामर की नॉलेज बहुत है, यानी आपका ग्रामर में पावर खूब है, पर आपको वर्ड्स नहीं आते। तो ये वर्ड्स, जो मान लीजिए कि किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए जो कार्य फ्यूल का है वही कार्य अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए वर्ड्स का है। तो आप इन वर्ड्स पर बहुत अच्छा कमांड करें ताकि आप अच्छी तरीके से इन्हें बोलना सीखें। सो वर्ड ग्रुप्स की जानकारी लेने के बाद अब हम लोग अगले महत्वपूर्ण तथ्य पर आ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण पहलू, अगला स्टेप जो इसका है वह है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किसी भी शब्द का सही उच्चारण। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उच्चारण वैसा ही करते हैं जैसा जनरली हम दूसरों से सुनते हैं। सामान्यतः हम लोग डिक्शनरी से इसका उच्चारण बहुत कम देखते हैं। तो पहला तरीका तो सुन सुनकर उच्चारण सीखते हैं। दूसरा है, अधिकांश विद्यार्थी स्पेलिंग को देखते हैं और स्पेलिंग में जो वाउल्स दिए हुए हैं, जो स्पेलिंग दी हुई है, उस स्पेलिंग के आधार पर हम उनका उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। और यही नहीं, बल्कि हमें कुछ हद तक तो टीचर्स भी कई बार, बहुत से टीचर्स ये बता देते हैं कि ओका से ओ की मात्रा होती है, ए से ए की मात्रा होती है, ई से या आई से इसकी मात्रा होती है। तो हम लोग ये सब चीजें सीख चुके होते हैं। पर मैं अब आपको एक बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं कि कई बार हम स्पेलिंग कुछ अलग लिखते हैं और उच्चारण कुछ अलग करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण, बहुत सामान्य है, आर्मी की एक रैंक, एक पोस्ट है कर्नल। बोलने में हम लोग बोलते हैं कर्नल, जबकि लिखने में COLONEL। अगर आप स्पेलिंग के आधार पर उच्चारण करेंगे तो उच्चारण हो जाएगा कॉलोनल। तो यहां पर इसका सही उच्चारण कॉलोनल नहीं, क्या होता है, कर्नल। ठीक ऐसे ही जो विद्यार्थी एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, लिखने में CORPS लिखते हैं, CORPS, और बोलने में क्या बोलते हैं, कोर, केवल कोर। तो इस तरीके से स्पेलिंग इज नॉट द गाइड फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक, तो आप किसी गलतफहमी में नहीं रहे कि स्पेलिंग के आधार पर आप उच्चारण करेंगे तो सही हो जाएगा। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप जब भी कोई नया शब्द सीखें तो मीनिंग सीखने के साथ साथ आप उस शब्द का उच्चारण किसी अच्छी डिक्शनरी से जरूर देखें और उससे 5 बार, 10 बार, 20 बार उस शब्द को बोलकर पढ़िए, यानी उसका उच्चारण करें। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि किस तरीके से हम लोग जनरली स्पेलिंग का आधार पर उच्चारण करते हैं और कैसे वो सारी चीजें गलत हो जाती हैं। अंग्रेजी का एक वाउल है ओ। सामान्यतया हमको ये सिखा दिया जाता है, हम सीख जाते हैं कि ओ से ओ की मात्रा लगती है। जैसे ROME रोम, तो सब ओ की मात्रा है। हमने कहा चौहान, तो CHOHAN, ओ की मात्रा हम लगा देते हैं। लेकिन अंग्रेजी शब्दों में इस ओ का एक नहीं अनेक तरीके से वाउल के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैंने यहां बोर्ड पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और वह है ओ। इसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन के लिए जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट जो होते हैं उनको मैंने लिखा है कि इस ओ के लिए अलग अलग शब्दों में उच्चारण के अनुसार जो फोनेटिक अल्फाबेट जो प्रयोग करते हैं उनको किस तरीके से उच्चारण करते हैं वह हमें सीखना चाहिए। तो यहां पर इस ओ का उच्चारण 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से मैंने यहां लिखा है। कुछ परिस्थितियों वश यह इस ओ के दूसरे शब्दों के कॉम्बिनेशन में अलग उच्चारण भी हो सकता है। कई बार इसका उच्चारण नहीं भी होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने लिखा है ओ। यह एक लॉन्ग साउंड है,
लंब बोला जाता है। और ये जो हिंदी में जो ओ है, जैसे ओर, कोर, उसी तरीके से इसका उच्चारण होता है। जैसे यहां पर एक लंबा साउंड है, नो, सो, गो, बोन, कोल्ड, नोच। तो नोच एक लॉन्ग साउंड है, और हिंदी में कह सकते हैं ये एक तरीके से कि ओ की मात्रा है। इसके नीचे आइए, यहां पर एक सेकंड अल्फाबेट लिखा हुआ है, और ये एक मिडिल साउंड है। बहुत लंबा भी नहीं खींचकर बोलते हैं और शॉर्ट भी नहीं, बीच का। जैसे कि यह बोला जाता है हॉट, पॉट, कॉट, नॉट, फॉक्स। तो इसको लंबा नहीं खींचा गया। यहां तो है बोन, या कहा गया कोल्ड, नोच। पर जैसे यहां पे हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे हॉट, पॉट, कॉट, नॉट, फॉक्स। अगर आपने इसको लंबा खींच दिया जैसे पोट, तो गलत हो गया। ठीक। थर्ड पे आ जाइए, हल्का, जो उल्टा ई लिखा हुआ है, इसका हमारे हिंदी भाषा में ए का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है? ए का। और अधिकांश हिंदी भाषी लोग इसके उच्चारण में बहुत गलतियां करते हैं। ओ के लिए ए का उच्चारण भी होता है, जबकि हमारी आदत में यह है कि हम लोग ओ का उच्चारण सभी जगह पर ओ करते हैं, लेकिन इसका उच्चारण यहां पर ओ नहीं, ए है। जैसे पहला शब्द देखिए कि अधिकांश लोगों को मैंने इस शब्द को मेमोरी कहते हुए या बोलते हुए सुना है। इवन अखबारों में भी इसका जो लिखा हुआ आता है कुछ विज्ञापन में, मेमोरी मंत्र, तो मेमोरी लिखा होता है, जबकि यह शब्द मेमोरी नहीं है, मेमोरी। क्या है? मेमोरी। ऐसे यहां पर जो अपोजिट वर्ड है यह है एंटेनिम, एंटेनिम, जबकि अधिकांश विद्यार्थी बोलते हैं एंटोनिम, और सिंगल वर्ड के लिए सिनोनिम। दोनों का उच्चारण है एंटेनिम, सिनोनिम, सिनोनिम। ऐसे ही अगला शब्द मैंने लिखा है एरोगेंट। ज्यादातर लोग बोलते हैं एरोगेंट। क्या बोला जाना चाहिए? एरोगेंट। ऐसे आगे लिखा है, और वह है इनोसेंट। अधिकांश लोग बोलते हैं इनोसेंट, तो इनोसेंट नहीं है, क्या बोलेंगे? इनोसेंट। ऐसे ही इनोवेटिव, नॉट इनोवेटिव। तो यहां पर ये जो अक्षर है, यहां पर इसका लॉन्ग साउंड ओ नहीं है, इसका उच्चारण है ए। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि किन शब्दों में इस ओ का उच्चारण ए किया जाता है। हम लोग एक ही तरीके से जो रूल हमने रटा है कि ओ का मतलब ओ की मात्रा, और वही बोल देते हैं। तो आगे से आप स्पेलिंग नहीं, उस शब्द का सही उच्चारण, जिसके लिए हमने जो युवान की बुक है लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, उसके बेस पर हमको ये उच्चारण सीखना है। और जो भी फोनेटिक अल्फाबेट है पहले उनकी जानकारी लें। हमने उन फोनेटिक अल्फाबेट के लिए हिंदी देवनागरी लिपि में कौन से अक्षर या कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है वह देखें, और फिर इस बुक में दिए हुए सभी शब्दों का उच्चारण आप बोल बोल कर करें। तो थर्ड नंबर पर ओ का उच्चारण ए हो गया। उससे आगे आए, ये एक नेजलाइज्ड साउंड है, थोड़ा सा नाक से आवाज निकलती है। खास तौर से अगर ओ के बाद आर लगा हुआ है तो यह उच्चारण ज्यादा किया जाता है। और यहां पर इसको फोनेटिक अल्फाबेट में लिखा उल्टा सी प्लस 2 डॉट लगे हुए हैं। और जब इसे बोलेंगे तो लॉर्ड, लॉर्ड, एक तो लॉर्ड, तो लॉर्ड नहीं, लॉर्ड, कॉर्ड, पॉर्ट, शॉर्ट। तो शॉर्ट थोड़ा नेजलाइज्ड वॉइस है जो इनसे हटकर है इन सबसे। सो लॉर्ड, कॉर्ड, पॉर्ट, शॉर्ट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, अगेन इसका उच्चारण ए है। क्या उच्चारण है? ए। और बहुत हल्का सा ए बोला जाता है। जब सामान्यतया हिंदी में इसका जो ध्वनि है, जो साउंड है, वह सुनाई नहीं देती है। तो अपन सीधे तौर पे कह सकते हैं जैसे सन, टन, कम, लव। और ध्यान दें आगे मैंने लिखा ग्लव, ज्यादातर लोग इसको ग्लो बोल देते हैं। ये ओ यहां पर इस वाले ए के रूप में उच्चारित किया जाता है। तो यहां पर सन, टन, कम,
लव, ग्लव। तो ये ओ का जो उच्चारण है यहां पर बहुत हल्का ए के रूप में है। ज्यादा टेक्निकल सीखना है तो कोई भी आप फोनेटिक की बुक पढ़ें, इसमें आपको और इसकी टेक्निकलिटीज का पता चल जाएगा। अगला आ जाइए, ओ का उच्चारण बड़े ऊ की मात्रा जो हिंदी में होती है, बड़े ऊ की मात्रा, उसके रूप में भी किया जाता है। यही नहीं, इसका छोटे ऊ की मात्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत कॉमन शब्द देखिए, मूव। सो मूव ऊ की मात्रा है। लूज अगेन ऊ की मात्रा है। और आगे में लिखा डू और टू। तो इस डू और टू के तो 3 उच्चारण हो सकते हैं। बहुत वीक प्रोनाउंसिएशन है टू, टू। तो एक उच्चारण टू, आई हैव टू गो, ठीक। उसके आगे छोटी मात्रा टू और स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है टू। क्या है? स्ट्रॉन्ग टू। तो इस डू के भी 3 उच्चारण हो सकते हैं। यहां पर एक के रूप में यानी बहुत वीक प्रोनाउंसिएशन है। आई हैव टू गो, तो टू गो। जैसे हम लोग बोलते हैं टुडे, टुडे नहीं टुडे, टुमारो। तो वहां पर हल्का ए है, देन यह छोटा यानी इन दोनों के मिडिल का साउंड है, छोटा ऊ कह सकते हैं, और फिर है टू, बड़ा ऊ कह सकते हैं। अब आइए, कई बार कुछ शब्दों में डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डबल ओ का प्रयोग होता है। इस डबल ओ के 2 तरीके से प्रयोग है, कोई निश्चित या रिलायबल रूल नहीं है। यहां पर आपको शब्दों का उच्चारण देखना ही एकमात्र रास्ता है डबल ओ, कोई रिलायबल रूल नहीं है। जैसे यहां पर बड़े ऊ की मात्रा में रूट यानी जड़, फूड, शूट, ये सब बड़े ऊ की मात्रा है। रूट, फूड, शूट, यानी थोड़ा लंबा बोला जाता है। फिर आता है छोटे ऊ की मात्रा, थोड़ा फास्ट बोला जाता है, बुक, कुक, फुट, टुक। तो ये जल्दी बोला गया है, यानी बुक, कुक, फुट, टुक। तो शॉर्ट साउंड है, ये थोड़ा लॉन्ग साउंड है। तो देखिए किस तरीके से अकेला एक वाउल ओ का किस तरीके से 7-8 तरीके से उच्चारण हो रहा है। अगर यह आप नहीं सीखेंगे तो शब्दों का सही उच्चारण हम करना नहीं सीख पाएंगे। जो आपकी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाहे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सही लिखना हो या बोलना हो, तो आप लोगों को उच्चारण पर भी पूरा ध्यान देना होगा। जब अकेले ओके इतना उच्चारण हो सकते हैं, तो बाकी जो वाउल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, सभी के अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। तो आपको जो अपनी युवांग की पुस्तक है लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उससे सही उच्चारण करना सीखना चाहिए। और इस पुस्तक में 6000 ऐसे शब्द जो बोलचाल में सबसे ज्यादा काम आते हैं, जो अपने प्रोनाउंसिएशन की क्लासेज हैं, जो वीडियो क्लासेज हैं, उनको सुने। साथ में ये जो बुक आपको यहां पे दी है, इस बुक को आप स्टडी करें और जितनी बार हो सके प्रत्येक शब्द को बोल बोलकर अभ्यास करें। एक शब्द कम से कम आप 50 बार बोलिए। यानी आप जन्म से लेकर अब तक हिंदी बहुत बोलते हैं 24 घंटे में से, तो अंग्रेजी को बोलना सीखने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटे तो प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपको अंग्रेजी के लिए नेक्स्ट जो स्टेप है वह है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और तीसरा जो मैंने आपको बताया जो स्टेप है, वह स्टेप है सेंटेंस स्ट्रक्चर, मींस बेसिक ग्रामर, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो अब हम लोग थर्ड स्टेप लेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। और देखिए, जब हम शब्दों को एक निश्चित क्रम में जोड़कर लिखते हैं, तभी उन शब्दों का मीनिंग होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वाक्य क्या होता है या सेंटेंस क्या होता है, तो बेसिकली जब शब्दों को एक निश्चित क्रम में लिखें तो उनका मीनिंग होता है। और जब वो पूरा मीनिंग दे, शब्द एक ग्रुप में लिखे जहां पूरा मीनिंग दें, तो वे वाक्य होते हैं, यानी सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, आप उनका अर्थ या मीनिंग समझने का प्रयास करें। मैं हूं राम जाता साथ घूमने, मैंने शब्द बोले,
पर सब जिगजैग तरीके से बोले, आगे पीछे बोले, तो उनका पूरा मीनिंग नहीं निकला। पर जैसे मैं इसे कहूं कि मैं राम के साथ घूमने जाता हूं, तो सेंटेंस बन गया और इन शब्दों का पूरा मीनिंग निकलता है। तो इस तरीके से शब्दों की जानकारी तो हो गई, पर जब तक उन शब्दों को लिखने का ऑर्डर आपको मालूम नहीं होगा, उनका लिखने का सही क्रम आपको मालूम नहीं होगा, तब तक हम उन शब्दों से वाक्य नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो सीखने का है वह है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। और जब तक सही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सेंटेंस बहुत अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। मैं यहां पर आपको बहुत संक्षिप्त में जो 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पहले बताऊं, फिर अगला जो चैप्टर है रिफ्रेश योर ग्रामर, उस रिफ्रेश योर ग्रामर में इन सारे वर्ड्स की कैटेगरी कि यह शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या इंटरजेक्शन। साथ में इन शब्दों की एक सेंटेंस में जगह कहां पर होती है, किस जगह पर ये वर्ड्स लिखे जाते हैं। सही जगह पर वर्ड्स लिखेंगे तभी उनका मीनिंग आएगा, अदरवाइज तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएंगे या उनका अर्थ भी पूरा नहीं होगा। तो जो 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह मैं आपको पहले बताता हूं, ध्यान दें। देखिए, वर्ब बेसिकली मैं 2 मेजर कैटेगरी में भी आपको बता रहा हूं कि एक है एक्शन वर्ब, ऐसे काम जो हम करते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं, चाहे वो मेंटल एक्शन हो चाहे फिजिकल एक्शन हो। और दूसरी है जो किसी व्यक्ति का प्रोफेशन या क्वालिटी बताते हैं, यानी उस व्यक्ति की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो पहले मैं ले रहा हूं वर्ब यानी एक्शन वर्ब। हम सब लोग जब काम करते हैं तो हम 2 तरीके के कार्य करते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं कि मान लीजिए वह काम मैं करूं और उस काम का फल मुझे खुद को ही मिले, यानी मैं ही उस काम का डूअर हूं और मैं ही उस काम के एक्शन का फल का रिसीवर हूं। तो ऐसी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और वह सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से है। यानी जब इस सब्जेक्ट ने यानी इस डूअर ने यह वाला वर्ब यानी एक्शन किया तो इस एक्शन का असर खुद पर ही आ गया, इसका फल खुद को ही मिला, यानी इसका असर, इसका इंपैक्ट किसी दूसरे नाउन या व्यक्ति वस्तु जगह पर नहीं गया, तो ये वर्ब, इसका प्रभाव इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो ऐसी वर्ब्स को हम लोग हिंदी में अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या यूं कह लीजिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी ऑल ब्रीथ, हम सब लोग सांस लेते हैं। तो हम सांस, मैं सांस लूंगा तो मेरे पर ही उसका असर है, उसका फल मुझे ही मिल रहा है। सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इस डूअर ने यह एक्शन किया और इस एक्शन का फल किसी दूसरे व्यक्ति को मिला या इस काम का असर किसी दूसरे जगह, स्थान या वस्तु या एनिमल पर पड़ा। यानी अगर आपको हुम का जवाब मिले या व्हाट का जवाब मिले तो वे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एक 2 तरीके से हो गए, पहला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा यह कोई व्यक्ति जो होता है वह जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एनिमल, प्लेस और थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो आई टीच व्हाट, जवाब मिलेगा इंग्लिश, तो यहां पर यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मैंने कहा आई टीच सम स्टूडेंट्स, सो आई टीच हुम सम स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ वर्ड में दोनों ऑब्जेक्ट लगते हैं, जैसे मैं सेंटेंस कहूं आई टीच यू इंग्लिश, सो आई टीच हुम यू, आई टीच यू व्हाट इंग्लिश, तो दोनों ऑब्जेक्ट है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो नाउन के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है और वह यह है, ध्यान दें, यहां पर सब्जेक्ट मान लीजिए राम है और मैंने कहा राम इज ए डॉक्टर, तो इज यहां पर वर्ब है और यहां पर राम इज, तो मीनिंग तो यहां पर पूरा नहीं है। तो इसका पूरा मीनिंग करने के लिए
हमने यहां पर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया। यह कॉम्प्लीमेंट जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए हम यहां पर मैंने जो ब्रैकेट में एस लिखा है, यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने कहा राम बिकेम ए टीचर, तो राम टीचर बन गया, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट की बजाय जो कार्य किया वह कार्य के बाद कुछ एडवर्बियल्स लगाए जाए। क्या लगाए जाए? एडवर्बियल्स। और वे एडवर्बियल्स उस वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे आई रीड फॉर प्लेजर, सो आई रीड फॉर प्लेजर इट मीन मैं आनंद के लिए पढ़ता हूं। या मान लीजिए मैं एक सेंटेंस कहूं कि आई वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड फॉर लंच यस्टरडे। तो आई वेंट टू द मार्केट, कहां गया था मैं? बाजार में। क्यों गया था? टू बाई ब्रेड। फॉर व्हाट? फॉर लंच। कब गया? यस्टरडे। तो यहां पर ये जो एडवर्बियल्स हैं कि किसी व्यक्ति ने वह काम किया, तो कहां किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, तो उस वर्ब का मीनिंग पूरा करने के लिए कुछ एडवर्बियल्स और लगाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में जो अपनी बुक है इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी, इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी, इसका पार्ट 1 रिफ्रेश योर ग्रामर में इन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में, और जो बाकी वर्ब के बारे में अन्य जानकारी आपको होना चाहिए, वह सब कुछ इसके पार्ट 1 में रिफ्रेश योर ग्रामर में दिया गया है, जो इसका अगला चैप्टर है। और उसके बाद जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे लिखने और बोलने में काम आते हैं, वे सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एक ऑटोमेटिक सेंटेंस जनरेटिंग टेबल की सहायता से दिए गए हैं, ताकि आप बिना हिंदी में सोचे हुए डायरेक्टली अंग्रेजी में सेंटेंसेस बना सकें और उन्हें बोल सकें। तो इस बुक में दिए गए ऑटोमेटिक सेंटेंस जनरेटिंग टेबल्स आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को बोल बोल कर प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से आप अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।